ठीक, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट कंसंट्रेशन। विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन होगा तभी तो रेट डिटरमाइन होगा। आप डेफिनेशन में लिख रहे हो ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बिना कंसंट्रेशन का तो रेट नहीं। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, सरफेस एरिया जब बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया जब बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी पार्ट को अगर काटते हैं, तोड़ते हैं, तो एक नया सरफेस जनरेट होता है। हमने पर्स में दिखाया था कि पर्स को खोलेंगे एक नया सरफेस बनेगा। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर रिएक्शन बढ़ जाता है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। नेक्स्ट, टेम्परेचर। किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सीधी सी बात है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जितना ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगा उतना फास्टली रिएक्ट। जितना ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगा उतना फास्टली रिएक्ट होगा। इस पर आर्हेनियस ने एक कंसेप्ट दिया जो हम आखिरी में जाकर पढ़ेंगे कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट बिकम्स डबल। ये कैसे? तो ये टॉपिक मुझे लास्ट में पढ़ना। नेक्स्ट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता भी है और कैटलिस्ट रेट को घटाता भी है। जो कैटलिस्ट रेट को बढ़ा दे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट रेट को घटा दे नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता कैसे है और घटाता कैसे है, ये भी लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में कैटलिस्ट डालने की वजह से किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रेट फास्ट हो जाए। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, इस वजह से रेट स्लो हो जाए। लाइट। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। इसलिए तो हमने कहा ये टॉपिक चैप्टर के लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी वहीं पढ़ना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये सारी बातें। लाइट। लाइट के प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर सारे कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे ही लाइट पड़ता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं और तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो दीज आर द फैक्टर, दीज आर द फैक्टर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे, कुछ, क्योंकि लाइट जो है फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है और जो रिएक्शन कटायन अनायन का है वो तो नहीं होगा। तो ये लाइट, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केस। कंसंट्रेशन का सिंपल मतलब होता है मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट। तो सीधी सी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तभी तो रिएक्शन होगा। जब रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? कंसंट्रेशन जितना, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर लाइट की एनर्जी उनको फ्री रेडिकल में जनरेट करती है, वो एक्टिवेट करती है, तब जाकर रिएक्शन होता है। प्लांट रात में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है
क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही उसके फ्री रेडिकल बनते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, तो वो ये रहा। कोई दिक्कत, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए इफेक्ट लर्न करना। अब नया टॉपिक, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ, सरफेस एरिया का मतलब होता है, एक सेकंड कैसे आपको बताया जाए, ध्यान दो। इस पर्स का सरफेस एरिया ये है, इतना और इतना। हमने इस पर्स को दो टुकड़ों में बांटा तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये भी सरफेस एरिया और ये भी सरफेस एरिया, ये भी है। अभी तक तो सिर्फ ये है, काटते ही नया सरफेस एरिया। तो जब भी तुम किसी सब्सटेंस को तोड़ते हो या काटते हो, एक नया सरफेस एरिया बन जाता है, और सरफेस एरिया बनेगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है। इसलिए एक लकड़ी के टुकड़े को अगर माचिस के तिल्ली से जलाएंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन इसके इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो कि माचिस के तिल्ली के बराबर हो जाए। अब उसको माचिस के तिल्ली से जला दो तो सब जल जाएगा, क्योंकि टुकड़े करने से सरफेस एरिया बढ़ता है। बच्चे यही सोचते हैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो गया, सरफेस एरिया घट गया। अरे टोटल सरफेस एरिया, सारे के टुकड़े का सरफेस एरिया जोड़ोगे तो उससे 10 गुना ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान देना इस चैप्टर में एक खास बात, आप जो कुछ भी पढ़ेंगे बिल्कुल आपके लिए एक नई बात हो, इसलिए अपना दिमाग को पूरा सेंट्रलाइज करना। ठीक है, नहीं प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ यही। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, हमने कहा कि हर टॉपिक आपके लिए नया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। रेट लॉ क्या है, तो कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। हमने पहले भी आपको बता रखा है, ये रिएक्टेंट और ये उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी मोल्स, स्टोइचियोमेट्री। दिमाग में रखना होगा, भूलना नहीं होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो वो डिपेंड करता है उसके पास मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास कितना। एक लाइन में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate at which substance react is directly proportional to its molar concentration। कंसंट्रेशन ही मोलर कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास, इसी को एक्टिव मास भी कहते हैं। मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है उसके पास मोलर कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B। ध्यान देना, molar concentration of A, molar concentration of B। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ये होगा। इससे पहले जो हमने रेट पढ़ा उसमें टाइम था, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग विदाउट टाइम
आप रेट कैसे निकालोगे? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यहाँ हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, इसलिए प्रोडक्ट के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्ट तो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताया जा सकता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं। इनके अकॉर्डिंग कि रिएक्टेंट होता है, तो जब भी आप रेट बताओगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। और प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, जिसे बोलेंगे रेट कांस्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। इन्होंने कहा जितना भी मोलर कंसंट्रेशन है उस पे डिपेंड करता है रेट, और सारे के सारे मोलर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। बट एक्सपेरिमेंटली रुक जाना, बट एक्सपेरिमेंटली it has been found that all concentration may or may not be changes। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंसंट्रेशन रिएक्शन के वक्त चेंज हो। हमने एक्सपेरिमेंट से, इसका मतलब इनके पावर ए और बी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो हमने माना लेट अल्फा एंड बीटा बी द actual change in concentration। हमने माना कि अल्फा और बीटा हमारा एक्चुअल चेंज हो सकता है, अल्फा बीटा इसके बराबर भी हो सकता है ये इसके बराबर ना भी हो सकता है सारा का सारा चेंज हो जाए, तो जो अल्फा बीटा है वही ये भी, और जो पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ तो जो चेंज है हमने अल्फा बीटा मान लिया, चाहे वो जितना चेंज हो। तो अगर अल्फा बीटा बी द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ये हमारा एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसमें अल्फा और बीटा को हम ऑर्डर बोलेंगे रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये हमारा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, और इट इज द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन। इसलिए कहा जाता है, रुक जाना, इट मे बी इक्वल टू ए प्लस बी और मे नॉट बी, वो तो हमने पहले भी लिख दिया, मे नॉट बी इक्वल्स टू ए। अब जरा एक दूसरे लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, ध्यान देना। तुमने 100 रुपीज लेकर बाजार में बुक खरीदने निकले, 100 रुपीज लेकर बाजार में बुक खरीदने निकले। क्या ये जरूरी है कि बुक की कीमत 100 रुपीज ही हो? मैक्सिमम अमाउंट तुमने ले लिया, हो सकता है बुक की कीमत 80 रुपये हो सकता है बुक की कीमत 100 रुपये हो, हमें तो पता नहीं। इसलिए ये बात बिना एक्सपेरिमेंट का हम बता भी नहीं सकते। हमारे पास ए और बी है,
हो सकता है कि रिएक्शन के वक्त ये पूरा का पूरा चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये पूरा चेंज ना हो। तो जो चेंज होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? हमने उस चेंज को अल्फा बीटा मान लिया कि चाहे वो जो भी होगा, ये 80 रुपये है, हो सकता है ये 100 रुपया हो सकता है ये 60 रुपया हो, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, ध्यान से, हो सकता है कि आपने खरीदारी ही ना किया, मतलब अल्फा बीटा जीरो भी हो सकता है। अल्फा बीटा जीरो भी हो सकता है, कैसे? चलो देखते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। अगर हमने माना इनका मोल्स शुरू में 8 है और वॉल्यूम 4, रिएक्शन जैसे ही होगा तो मोल में कमी आएगी, रिएक्टेंट के मोल में कमी आएगी, वॉल्यूम में भी कमी आएगी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ? चेंज इन कंसंट्रेशन, तो याद रखना कि अल्फा और बीटा जीरो भी हो सकता है। रिएक्शन हो रहा है, मोल में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, कोई जरूरी नहीं। अब एक बार फिर से बता रहे हैं, जब तक आपको तसल्ली न मिले, कोई एक रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट होता है उन्हीं से हम रेट बताते हैं, प्रोडक्ट से नहीं बताते। इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। इन्होंने ऐसा कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट से बताएंगे, प्रोडक्ट से नहीं। और इनके अकॉर्डिंग वो रेट जो होगा इनके मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो rate of reaction directly proportional to molar concentration of A, molar concentration of B, और proportional हटा तो एक constant. This is the rate of reaction according to law of mass action. लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सारे के सारे मोलर कंसंट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इन्वॉल्व हो गए तो जो ए और बी है वही लिखेंगे, और अगर सारे नहीं हुए तब कितना लिखेंगे? तो हमने माना कि जो अमाउंट एक्चुअली में चेंज हुआ हमने उसे अल्फा बीटा मान लिया। अल्फा बीटा बी द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, हो सकता है वो एक्चुअल चेंज इनके बराबर हो। तो अल्फा बीटा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, वो इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये हो गया, जिसमें अल्फा बीटा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, इन दोनों के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला गया। तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी आएंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल में भी आएंगे, चिंता मत करना, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने जो अभी पढ़ा कि ए गिव्स प्रोडक्ट, ध्यान देना, एक रिएक्शन, शुरू में आपने पढ़ा रेट जो है, ध्यान से, पहले इधर, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट क्या है? अभी आएंगे, एक सेकंड, अभी हमारी बात। ए गिव्स प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन, तो रेट इक्वल्स टू, आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, पिछले क्लास में। अभी आपने रेट क्या पढ़ा? के ए का पावर अल्फा, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों से निकालोगे सेम आंसर। अब आप पूछोगे हम कौन सा यूज करें, तो आपके गिवन कंडीशन में अगर टाइम होगा तो आप ये यूज करोगे, और आपके गिवन कंडीशन में रेट कांस्टेंट होगा तो आप ये यूज करोगे। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन।
ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा, ये आज पढ़ा, कोई दिक्कत? बिल्कुल गिवन होंगे, बिल्कुल गिवन होंगे, नहीं तो रेट देकर, कंसंट्रेशन देकर अल्फा बीटा किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है, एक सेकंड, अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी बताएंगे, रुक जाना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगला टॉपिक ही, उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, समझ आए तभी हाँ करना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ दो, किसी को कुछ भी पूछना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोड़कर किसी को कुछ भी पूछना है। अल्फा बीटा छोड़ दो, अल्फा बीटा छोड़कर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोड़कर किसी को कुछ पूछना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से समझ जाएगा। टेबल 4.1, टेबल 4.1 में क्या है भाई, देखिए जरा, रुक जाना, देखने दो। टेबल 4.1 में बुक में तो ये क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन दे रखा है, वो क्यों पूछ रहे हो? सॉल्व्ड एग्जांपल 4.1 का कंसंट्रेशन दे रखा है, जो उन्होंने अलग अलग तरीके से निकाला है। ठीक है, पहले हमारी बात सुनो, ध्यान देना, ध्यान देना सारे लोग। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे पास ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉरी लॉ ऑफ मास, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, ये अभी हमने पढ़ा। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इट इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे ये अल्फा बीटा इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अल्फा एंड बीटा आर द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेन डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना, ध्यान से, उसके बाद कुछ पूछना कि इट इज द, ध्यान देना, सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर of concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का पावर है उनका सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि ऑर्डर इक्वल्स टू, इस केस में अल्फा प्लस बीटा, ऑर्डर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी इट इज द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन का पावर, को ही हम ऑर्डर कहते हैं।
हमारा टॉपिक ही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये चेंज रिएक्शन में तो ये है, अब इस रिएक्शन में अल्फा बीटा क्या होगा, इस रिएक्शन में अल्फा बीटा क्या होगा हमें कैसे पता, हम तो रिएक्शन देखकर बता नहीं सकते, इसलिए इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, किसी रिएक्शन को देखकर आप नहीं बता सकते। हमने अभी अभी आपको प्रूफ भी किया कि रिएक्शन होते समय मोल में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है, कंसंट्रेशन में भी चेंज आता है। ये जरूरी नहीं है ऑलवेज, कभी ऐसा भी हो सकता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो। तो अगर चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो हो तो अल्फा बीटा जीरो। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है एंड मे बी जीरो और फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, हम किसी भी रिएक्शन का अल्फा बीटा रिएक्शन देखकर कभी नहीं बता सकते। क्वेश्चन में या तो वो खुद बोलेगा, और अगर नहीं बोलेगा तो ये सब गिवन होगा और मुझे अल्फा बीटा निकालना, सिंपल। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो वन स्टेप में होते हैं, उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो मोर देन वन स्टेप में होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कुछ स्टेप स्लो स्टेप होते हैं, कुछ स्टेप फास्ट होते हैं। जो स्लो स्टेप होता है उसी से ऑर्डर पता चलता है। रुक जाना, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, शॉर्ट में लिख देते हैं, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, इन मोर देन वन स्टेप, जो वन स्टेप से ज्यादा हो। बिल्कुल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को कहते हैं। उज्जवल सही बोले, ठीक है। मोर देन वन स्टेप, द स्लो स्टेप is the rate determining step, rate determining step कहलाता है। एंड ऑर्डर फाइंडिंग, एंड ऑर्डर फाइंडिंग, क्योंकि उन्हीं से हम ऑर्डर निकालते हैं, उन्हीं से ऑर्डर निकलता है, स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप कम अमाउंट, ठीक है। अब मान लो कंडीशन लगा हुआ है, तुम 5 बंदे मिल करके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। दो बात बताने जा रहे, 5 बंदे मिल करके रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक। पांचों के पास अलग अलग पैसे हैं, किसके पॉकेट में 1000 2000 3000 4000 5, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि भाई फ्रेंड है तो सबको एक ही बात, एक ही तरह का खाना खाएगा। अब जिसके पास 5000 है उससे क्या फायदा, जिसके पास 1000 है खाना तो 1000 का सबके टेबल में आएगा। यानी जो स्मॉल अमाउंट वो रेट डिटरमाइन कर रहा है। मान लो कोई खाने में बैठा हुआ है 5 बंदा, खा करके वहां से जाना, पांचों को, कोई फास्ट खा लिया कोई स्लो खा लिया। जाओगे तो तभी ना जब स्लो वाला खाकर पूरा करेगा। तुम 5 मिनट में खा लिए, जो धीरे धीरे खाता हो 15 मिनट में खा रहा है, तुम्हारे खाने का फायदा क्या है? जब तक वो पूरा नहीं खाना खाएगा तुम वहां से हिल नहीं सकते। तो दैट इज द केस कि किसी भी रिएक्शन में कितने भी स्टेप, उनमें एक स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है उसी से रेट डिटरमाइन होता है, क्योंकि वो स्लो स्टेप है, वही रेट डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है। तो ये चीज अपने, और ऑर्डर भी हम उन्हीं से पता लगा। हमें पता कैसे चलेगा स्लो स्टेप कौन है,
जिसमें इंटरमीडिएट प्रेजेंट। तो सीधी सी बात, द स्टेप ऑफ रिएक्शन इन विच intermediate is formed is called slow step। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट उन्हें कहते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है लेकिन उनके स्टेप में भी। एक रफली आइडिया देते हैं, मुझे ए से डी जाना है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, अगर ये 2 स्टेप में हो रहा है, ए से बी, ठीक है, ए से सी मान लो आपको समझने के लिए, और फिर बी से सी, ये 2 स्टेप में हुआ, तो इंटरमीडिएट यहाँ भी हुआ। क्यों? इन दोनों को जब जोड़ोगे तब तुम्हें ए से सी मिलेगा, तो बी इज द इंटरमीडिएट। तो जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में हो वो स्लो स्टेप। जो रिएक्शन 1 से ज्यादा स्टेप में हो, कॉम्प्लेक्स, उनमें जिनके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बने जो ओवरऑल रिएक्शन में ना हो वो इंटरमीडिएट, और जिसमें इंटरमीडिएट बने वो स्लो स्टेप। इस तरह से हम स्लो स्टेप पहचानते हैं। अभी हम रिएक्शन में आएंगे, अभी तो हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं, थ्योरेटिकल बहुत जरूरी है। जिन्हें दिक्कत हो वो जरा बोलना, ध्यान देना, आगे जाने से पहले अब भी बहुत कुछ बोलना है। एक लाइन में हमने आपसे कहा किसी रिएक्शन के अंदर, फिर से बोल रहे हैं, सारे लोग का ध्यान कॉपी पर, किसी भी रिएक्शन में रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बना, पिछले पेज में बताएं, ये रेट कांस्टेंट, अल्फा बीटा, एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, वही 80 रुपये 100 रुपये वाली बात, ये इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अल्फा बीटा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर का प्रॉपर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration of reactant in rate law expression, that is order of reaction। ये होता क्या है? तो एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन को तो देखकर नहीं बताया जा सकता, रिएक्शन में तो ए भी है, अल्फा बीटा कितना होगा पता नहीं, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, नॉट अ थियोरेटिकल। ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और होल नंबर में भी। अब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन जो 1 स्टेप में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1, उनमें एक स्लो स्टेप, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है। हमने अभी कहानी सुना है कि 5 बंदे बैठे हो डिनर पे, खाना खा के कहीं जाना, तुम कितना भी फास्ट खा लो, जो लेट खाता है जब तक वो खा न ले तुम जा नहीं सकते हो, तुम्हारा रेट डिटरमाइन नहीं हो सकता कि तुम कितने स्पीड से गाड़ी से आए। तो स्लो वाले बंदे पे ही डिपेंडेंट हो सारे, दैट इज द केस कि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ऑर्डर भी उसी से पता चलेगा। किसी भी रिएक्शन में स्लो स्टेप हम पता कैसे करें? तो स्लो स्टेप जो होता है इंटरमीडिएट फॉर्म का। अब ये इंटरमीडिएट क्या है? तो हमने एक एग्जांपल दिया, मुझे ए से सी जाना, ये 2 स्टेप, पहले ए से बी गए, बी से सी, ये वो कंपोनेंट जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म हो वही स्लो स्टेप, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, कैंसिल होकर बनेगा ये। क्या उम्मीद करें कुछ समझ आया? कुछ समझ आया? आगे चले। जिन्हें प्रॉब्लम है कह देना, दूसरे के लिए नहीं कि हाँ सारे को समझ आ जाए,
और अगर किसी एक को तो बोल देना कि सर मुझे नहीं है। कंप्लीट थियोरिटिकल है इसलिए बोल रहे हैं। अगला टॉपिक भी इसी की तरह कंप्लीट थियोरिटिकल है। मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ध्यान देना, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लेते। तो हमारी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। क्रिकेट मैच में आते, ठीक ना, किसी बंदे ने गेंद फेंका, बैट्समैन ने बल्ला चलाया, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। गेंद फेंका, बल्ला चला, क्या जरूरी है गेंद बल्ले से टकराएगा ही? पहला पॉइंट, जरूरी नहीं है, टकरा भी सकता है, नहीं भी टकरा सकता। दूसरा पॉइंट, क्या टकराने वाला गेंद चौका या छक्का ही जाएगा या साइड से क्लिक करके कैच आउट होगा? इन सब की प्रोबेबिलिटी है, ठीक, या हो सकता है गेंद वहीं रुक जाए। दैट इज द केस मॉलिक्यूलरिटी। इसी को दिमाग में रखो। जब दो पार्टिकल मिलकर प्रोडक्ट देता है तो कॉलिजन की बात हो रही है, टकराने की। हम यहाँ कॉलिजन में हैं, ध्यान देना। दो पार्टिकल आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट देते हैं। कोई जरूरी है हर कॉलिजन प्रोडक्ट दे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कॉलिजन में एक प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए। अगर वो एनर्जी ना हो तो प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। वो टकराएगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जब भी दो पार्टिकल आपस में कोलाइड होकर प्रोडक्ट देते हैं तो उनमें भी कंडीशन होते हैं कि सारे के सारे कोलाइडिंग पार्टिकल प्रोडक्ट दे, जरूरी नहीं। तो जो पार्टिकल कोलाइड होकर प्रोडक्ट दे वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। जो पार्टिकल कोलाइड होकर एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी जो प्रोडक्ट दे वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। अब इसी चीज को एज इट इज जो हमने आपसे कहा लिखने जा रहे हैं। अभी जरा ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, कुछ पूछना, ठीक है? तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, टेकिंग पार्ट in an elementary reaction which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction. तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी, टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously to bring about chemical reaction. जो कोलाइडिंग करके रिएक्शन करे यानी प्रोडक्ट दे उन पार्टिकल को मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ पार्टिकल इज द मॉलिक्यूलरिटी, वो भी साइमल्टेनियसली। जो कोलाइड होकर केमिकल रिएक्शन करे यानी प्रोडक्ट दे वही मॉलिक्यूलरिटी। सारे कोलाइडिंग पार्टिकल प्रोडक्ट देगा ऐसा जरूरी नहीं। क्या उम्मीद करें कि आपको ये लाइन समझ आया? समझ आया? ध्यान से, बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहे हैं कि पार्टिकल आपस में टकरा करके प्रोडक्ट देंगे
ये जरूरी नहीं है, अभी इसलिए हमने क्रिकेट मैच बता दिया। बहुत पार्टिकल हैं, टकराने के बाद उनका प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता, इसलिए वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं देते। तो जो पार्टिकल कोलाइड होकर रिएक्शन में टेक पार्ट करे यानी प्रोडक्ट दे, वही पार्टिकल को मॉलिक्यूलरिटी कहा। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, रिएक्शन देखकर बताते हैं। इट इज थियोरेटिकल कंसेप्ट। ठीक, अब क्या आधा एटम टकराता है? नहीं। क्या कुछ भी ना टकराए तो भी प्रोडक्ट मिलेगा? ऐसा नहीं। यानी इट नेवर बिकम्स जीरो और फ्रैक्शन। ये हमारा जीरो और फ्रैक्शन हो सकता है, ये जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं। जीरो, हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल जो टकराया तो प्रोडक्ट देगा। अब जब कुछ टकराएगा ही नहीं तो प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल है, और आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल जीरो है। अरे नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? ठीक है, और आधा एटम तो कभी टकराता नहीं है ना, आधा मॉलिक्यूल, या तो एक दो तीन चार कुछ भी टकराएगा, आधा एटम कैसे टकराता? इसलिए ये फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। प्रियंका, आपने पूछा मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, नहीं, ये तो हमारा कंसंट्रेशन है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है, इसलिए इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये जीरो और फ्रैक्शन कभी नहीं। ठीक है, अब ये ध्यान देना, पहले स्टेप में ही प्रोडक्ट बना तो इनके लिए भी मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स। इट इज एप्लीकेबल फॉर elementary reaction, no significance for complex reaction में कोई सिग्निफिकेंस नहीं। एक सेकंड, कौन नहीं? ठीक, कोई दिक्कत? कॉम्प्लेक्स के लिए इसलिए नहीं क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल से मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स में तो एक बार प्रोडक्ट बन गया, फिर अगले प्रोडक्ट के लिए उसका प्रोडक्ट हमारा कोलाइडिंग पार्टिकल हो गया, रिएक्टेंट थोड़ा ही हुआ। सी का फॉर्मेशन बी से डिपेंडेंट, ए से तो नहीं, ए तो बी के लिए, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, अब लेकिन ऐसा जनरली देखने को मिला है, ऑलवेज नहीं, जनरली, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ऑर्डर बनता है वो मोस्टली मॉलिक्यूलरिटी के बराबर ही, ऑलवेज नहीं ऐसा। तो एक पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ कि द ओवरऑल reaction, rate of reaction is controlled by slowest step in a reaction called rate determining step.
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। एंड ये बात तो पहले भी लिख दी है कि ऑर्डर उसी पर है, ऑर्डर उसके बराबर। एक एग्जांपल लेकर चलते कुछ बातें समझाने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। उसके बाद फिर से हम एक बार आपको पीछे आएंगे, ध्यान देना। एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में और एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देते, ये बुक के अंदर। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कैटलिस्ट, रिएक्शन दे रहा, ध्यान देना। 2H2O2 gives I negative in presence of alkaline medium, alkaline medium 2H2O plus O2। इस रिएक्शन का रेट भी गिवन है, H2O2 I नेगेटिव। ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, मुझे ये देखकर बताना। पहला क्वेश्चन, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, मुझे ये देखकर बताना है, पहली बात। और दूसरी बात, और अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो तुम्हें इसके नंबर ऑफ स्टेप बताने। ध्यान देना, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सर आपको कैसे पता? क्योंकि जो तुमने रेट निकाला, रेट रिएक्टेंट से निकलता है, रिएक्टेंट में ये बातें नहीं। रेट रिएक्टेंट से निकलता है और रिएक्टेंट में ये बात नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसके नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा होंगे, 2 या 3 या 4। आपके लेवल के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो 2 ही स्टेप, दिमाग में रखना, 2 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप आपने पढ़ा अभी अभी पीछे कि स्लो स्टेप, ध्यान देना, ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से बनता है। तो रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग। आपने पढ़ा ना कि जो रेट बनता है रिएक्टेंट से बनता है, जो रेट बनता है वो रिएक्टेंट से बनता है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो रेट में नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो हमने पिछले पेज में पढ़ा, अरे H2O2 है ना पूरा का पूरा। अब इस रिएक्शन को हम ये थोड़े ही लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा ना। अगर इस रिएक्शन को ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें तो A और B दोनों है, समझ आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? N2 plus 3H2 gives 2NH3, रेट इक्वल्स टू K N2 का पावर अल्फा और H2 का पावर बीटा, ये रेट बनेगा। ये रिएक्शन है, इसका रेट ये बनेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। रेट का मतलब जो रिएक्टेंट है पूरा का पूरा। कोई दिक्कत? ये बात समझ आया? ये बात समझ आए तभी हाँ करना, नहीं तो नहीं।
कोई जिसे प्रॉब्लम है वो कह दो कि हाँ सर नहीं समझ आया, नहीं आया। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. रेट इक्वल्स टू K, CH4 का पावर अल्फा, O2 का पावर बीटा। अब समझ आया? ये पहले इधर इधर, पहले इधर। जिसे नहीं समझ आया वो बोलो। समझ नहीं आया? इतना ज्यादा हिंदी में कैसे समझाया जाए यार। हमने कहा A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और आपने लिखा रेट इक्वल्स टू के, ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा। इतनी देर से तो यही समझा रहे हैं, रेट। और यहाँ भी हमने यही रेट लिखा। अभी तक आपको यही बात नहीं समझ आया? अभी H2O2 में आप मत जाओ, पहले यहाँ समझो। अभी आपको दलिया हजम नहीं हो रहा है, बिरयानी बाद में खाएंगे, पहले ये समझो। नहीं नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ आया, हम उनकी बात कर रहे हैं। जिन्हें ये बात न समझ आए वो पहले मुझे बताओ क्या नहीं समझ आया। ये कोफिशिएंट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कोफिशिएंट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पूरे पेज में तो यही समझा रहे थे, अब एंड में बोल रहे हो समझ नहीं आया। रेट क्या है? कांस्टेंट, ए का पावर अल्फा, बी का पावर बीटा। सबसे पहले तो रेट यही समझा है। नहीं, कुछ बच्चे अब भी बोल रहे हैं समझ नहीं आया। यहाँ, अब यहाँ पर रिएक्टेंट ये है, तो रेट में ये कहां से आया? अगर रिएक्टेंट ये है तो रेट में ये कहां से आया? इसका मतलब कि ये रिएक्शन वन स्टेप का नहीं है, मोर देन वन स्टेप। जब भी रिएक्टेंट और रेट एक्सप्रेशन अलग दिखे तो समझ जाना कि रिएक्शन वन स्टेप का नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा। अब इसका मतलब ये दो स्टेप में है। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो रेट होता है स्लो स्टेप से होता है, इसका मतलब ये स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये स्लो स्टेप का रिएक्टेंट है। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो जिसका ये, अगर ये रेट है तो रेट का स्लो स्टेप ये हुआ। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब स्लो स्टेप का रिएक्टेंट ये है। वही H2O2 में वाले में ही तो बता रहे हैं। बोलिए क्या दिक्कत? तन में एक बार फिर से बोलो क्या प्रॉब्लम? एक बार फिर से बोलो क्या प्रॉब्लम है? आई है क्या? आई इज द आयोडीन, आयोडाइड आयन कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट है, क्योंकि रेट जो निकाल, ये क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है। ये तो मीडियम है, ये तो क्वेश्चन है। ये मीडियम है कि इस मीडियम में ये रिएक्शन है। ये मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा जाता है। अगर ये रिएक्टेंट होता तो प्रोडक्ट में भी दिखता। अगर ये रिएक्टेंट होता तो प्रोडक्ट में भी दिखता। कॉमन सेंस।
नहीं नहीं, वो तो बाद की बात, अभी आप अलग चीज पर आ जाइए। और हमने कहा आंसर यहाँ से शुरू है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एरो के ऊपर होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, हमने नहीं लिखा, ये गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से बनाया जाता है, रिएक्टेंट इसमें पूरा नहीं है, रिएक्टेंट के अलावा भी कुछ और है। इसका मतलब कि ये रेट इससे नहीं बनाया गया, इससे ये प्रूफ होता है ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो मोर देन वन स्टेप, वो कैसे पता चलेगा? तो हमने अभी पढ़ रखा है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है। इसका मतलब जो रेट है वो स्लो स्टेप से बना है, ये हमारा स्लो स्टेप है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन दोनों में से कोई एक बनेगा, वन मॉलिक्यूल जो कॉमन है, वन मॉलिक्यूल जो कॉमन है, इसका मतलब H2O। तो बचा क्या इनमें? आईओ नेगेटिव। बचा क्या इनमें? आईओ नेगेटिव। क्या आईओ नेगेटिव पूरे रिएक्शन में कहीं है? नहीं है, इट मीन्स इट इज इंटरमीडिएट। अब दूसरा स्टेप, टोटल दो मॉलिक्यूल है, हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया, एक मॉलिक्यूल यूज करना बाकी है। आईओ नेगेटिव को रिएक्शन से हटाना होगा क्योंकि पूरे रिएक्शन में कहीं नहीं है, तो हम आईओ नेगेटिव ले लिए। दो मॉलिक्यूल में से अभी एक ही बना है, एक बनना बाकी है। अभी O2 भी कहीं नहीं बना है, O2 भी बाकी है। आई नेगेटिव को भी कैंसिल करना होगा क्योंकि वो कैटलिस्ट है। अब देखो बराबर है, दोनों को ऐड करो, ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो मतलब ये स्लो है तो ये फास्ट है। आपको ये देगा ये बनाना होगा, ये देगा ये बनाना होगा। हमने आपको शुरू में ही कहा, क्या कहा? कि केमिकल काइनेटिक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप पहली बार सुनोगे। दो स्टेप का रिएक्शन है, आप नहीं बता सकते हो, ये 3 या 4 का भी हो सकता है। अभी आपके लेवल के लिए, मतलब कि इवन कंपटीशन लेवल के लिए 2 ही स्टेप, 3 या 4 स्टेप में जब आप जाएंगे तब कॉलेज में पढ़ेंगे। इसलिए आपके लिए हर स्टेप 2 ही स्टेप फिलहाल, वो हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमने आपसे शुरू में ही कहा कि देखो जो कुछ भी है थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लेक्स है। एक लाइन रीड करेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से हिल गया, ध्यान देना। आपने पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनके मोलर कंसंट्रेशन के बराबर, के इज द कांस्टेंट, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अल्फा बीटा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये इनके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अल्फा बीटा, इसी अल्फा बीटा के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इनके पावर के सम को ऑर्डर कहा जाता है, यानी इट इज द एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन। हम रिएक्शन में ए बी देख रहे हैं, अल्फा बीटा तो नहीं दिख रहा, तो अल्फा और बीटा जो है, एक सेकंड, इसका फोटो आ रहा है, कोई भी पिक्चर शेयर मत करो, बार बार बोल रहे, ध्यान देना। तो अल्फा बीटा हमारा एक्चुअल चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो अल्फा बीटा हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, इट इज एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये जीरो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है।
और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, उसी से ऑर्डर पता चलता है। और स्लो स्टेप किसे बोलेंगे, तो जिसमें इंटरमीडिएट होता है। हमने एग्जांपल दिया कि एक ऐसा पार्ट जो ओवरऑल रिएक्शन में न हो और किसी स्टेप में बन रहा हो तो वो स्लो स्टेप। वही चीज यहाँ पर इस रिएक्शन में रेट गिवन है क्वेश्चन में, तो रेट गिवन है, रेट तो रिएक्टेंट से बनता है, ये रिएक्टेंट है नहीं, इसका मतलब इस रिएक्शन का ये रेट नहीं है। अब इस रिएक्शन का रेट नहीं है लेकिन रेट तो इसी रिएक्शन का बता रहा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप से रेट बनता है, इसका मतलब ये रेट जो बना है स्लो स्टेप से बना है। अगर स्लो स्टेप से बना है तो इसे देखकर हम स्लो स्टेप बना लिए। ये रेट स्लो स्टेप से बना है तो इसे देखकर हम स्लो स्टेप बना सकते हैं। स्लो स्टेप को देखकर हम रेट बना सकते हैं, तो रेट को देखकर स्लो स्टेप भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब यहाँ आपके लिए कैलकुलेशन। प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल, स्लो स्टेप क्या बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ये सारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ स्टेप एक्सपेरिमेंटल। अब लेकिन यहाँ प्रेडिक्ट आप कर लेते हैं, कैसे वही बता रहे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा। कौन सा बनेगा? जो कॉमन है। कॉमन का मतलब इसमें केवल ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, तो हमने H2O लिख दिया। H2O बन गया तो जो बचा वो लिख दिया। अब ये इंटरमीडिएट है क्योंकि ये ओवरऑल रिएक्शन में कहीं। सेकेंड स्टेप इनके डिफरेंस है, मतलब दो वाटर में से एक यूज किए, एक बाकी है, इसको हटाना है। एरो दो में से एक बना, एक बाकी है, अभी O2 बनना भी बाकी है। कैटलिस्ट को भी हटाना है, इन दोनों को काटा पीटी करो, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, रुक जाना, आपको जवाब देना। 2N2O5 ये हमारी तरफ से गिव्स 4NO2 और प्लस O2। ये रिएक्शन। अब R इक्वल्स टू KN2O5, R इक्वल्स टू KN2O5। ठीक, तुमसे कहा गया, ये देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स। इसमें तुमसे कहा गया फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टेप। अरे क्या 0 0 बोलते हो? कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेप तुमसे बताया गया, ये प्रूफ कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है। इस रिएक्शन का रेट दे रखा है, तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप बताने, तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप बताने हैं। हाँ, ये गिवन है कि इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्वेश्चन में कह दिया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नंबर ऑफ स्टेप पूछ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स। तो पहला स्टेप एलिमेंट्री स्टेप। नहीं, आपको नंबर ऑफ स्टेप बताने हैं, ये कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप बताने। क्वेश्चन में कह रहा है इस रिएक्शन का रेट ये है एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टेप। क्वेश्चन में कह रहा, अब आंसर मुझे यहां से देना है, ये सारा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में उसने कहा कॉम्प्लेक्स है, हमने नहीं कहा। क्वेश्चन में कहा ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, तुम्हें नंबर ऑफ स्टेप बताना।
क्योंकि ये इसके पावर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये एलिमेंट्री भी हो सकता है। लेकिन उसने कहा ये कॉम्प्लेक्स है, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स है तो नंबर ऑफ स्टेप बताओ। पहला स्टेप ये स्लो स्टेप है, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये स्लो स्टेप है। N2O5 गिव्स, ये हमारा स्लो स्टेप। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, अगर कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये स्लो स्टेप है, क्योंकि रेट हम स्लो स्टेप से पता करते हैं। रेट हम स्लो स्टेप से पता करते हैं, तो मतलब ये स्लो स्टेप। प्रोडक्ट क्या बनेगा? इन दोनों में से कोई एक जो कॉमन है, कॉमन क्या है? NO2। कोई एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, कोई एक ही मॉलिक्यूल। जो बचा वो लिख दो, जो बचा वो लिख दो। ये आपका इंटरमीडिएट। नहीं, O2 में नाइट्रोजन नहीं, हम दोनों जो कॉमन बने, हमने क्या कहा था? जो कॉमन बने H2O, जो रिएक्टेंट में कॉमन बने, इसमें नाइट्रोजन नहीं, तो जो बच गया और लिख दिए वो इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप हमने आपको अभी दिखाया। दो में से एक बना, एक बनना बाकी है। चार में से एक बना, तीन बनना बाकी है। O2 बनना बाकी है। NO3 को हटाना भी है क्योंकि वो इंटरमीडिएट। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। तो इस केस में हमारा ऑर्डर क्या बना? इस केस में ऑर्डर क्या बना? ऑर्डर स्लो स्टेप, ये ऑर्डर है। ऑर्डर इक्वल्स टू 2 अभी जवाब देंगे। और इसमें ऑर्डर क्या है जो पावर बनता है? ऑर्डर इक्वल्स टू 1। अब आप लोग मुझे एक एक करके पहले पूछो कहाँ दिक्कत है। जहां भी दिक्कत है तुरंत कह दो। समझना जरूरी था क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड। सेकेंड स्टेप ध्यान देना। सेकेंड स्टेप जो होता है, एक बार फिर से, ऑर्डर। ऑर्डर पावर को कहते हैं बाबू। अगर पावर में कुछ नहीं है तो 1, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1। अल्फा 1 है, बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ 1 है, ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या होता है? पावर का सम। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा, बीटा है नहीं। सेकेंड स्टेप जो होता है डिफरेंस होता है। आपके पास 2N2O5 है, तुमने एक लिया, एक अभी लेना बाकी है। इंटरमीडिएट को कैंसिल करने के लिए इधर लेना पड़ता है। 4 NO2 में से एक यूज हुआ है, 3 अभी बाकी है। O2 का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। अब इन दोनों को ऐड करो, कट पिट करो, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है बोलेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बार बार कर रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ स्टेप 2 ही होगा ऑलवेज। नंबर ऑफ स्टेप 2 ही होगा ऑलवेज। 3 अभी या 4 आपके लिए अभी नहीं है। ओनली 2 स्टेप, एक स्लो एक फास्ट। कोई दिक्कत? तो इनमें एक छोटा सा डेफिनेशन ये भी आ जाता है कि रेट लॉ क्या। डिफाइन रेट लॉ। डिफाइन
रेट लॉ। तो ये जो आप पढ़ते हो ये रेट लॉ, यही रेट लॉ। इट इज द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant with each term raised to the power which may or may not be equals to reacting species, which may or may not be equals to, यानी अगर प्रॉपर वे में देखा जाए, सॉरी ध्यान देना इस पर रेट लॉ का डेफिनेशन, इट इज द एक्सप्रेशन इन विच rate of reaction is given in terms of molar concentration of reactant in which each term raised to the power which may or may not be equals to the stoichiometric coefficient, that is rate law। तो आपने पढ़ा यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग से रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, रेट लॉ क्या है, ये सारी बात सोच लो, सब कुछ आपने पढ़ा। क्योंकि आज के बाद सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है, रेट कांस्टेंट, और कुछ नहीं। आज के बाद आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट पढ़ना है और कुछ नहीं। रेट कांस्टेंट है क्या, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट क्या है, जीरो ऑर्डर में क्या है, हाफ लाइफ में क्या है, ये सारी बातें। फैक्टर इनमें कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, कॉलिजन थ्योरी का इफेक्ट क्या है, लेकिन सिर्फ रेट कांस्टेंट के बारे में। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो, ध्यान देना, तो आप सब लोग से बस इतना ही कहना है कि एक